हेलो दोस्तों, अबैस एक्सपीरियंस में आपका अगेन स्वागत है। आज हमारे फ्री जिद बैच जो सीडीएस एंड सीएपीएफ के लिए लाया गया है, उस जिद बैच की पॉलिटी लेक्चर का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर को कर चुके हैं, जिसमें हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट लेक्चर में एंड सेकंड लेक्चर में हमने साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया है। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, बहुत डिटेल में बेसिक से एडवांस लेवल पे हमने उन चीज़ों को कवर किया है। तो रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस चीज को देखें, तब आप अगर इसको देखेंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा कि डॉट्स एक साथ जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें होंगी जो आपको शायद रिकॉल मतलब आपको समझ में ना आए, क्योंकि उनका बेसिक मैंने वहीं पे डिस्कस कर रखा है। तो रिक्वेस्ट ये, अगर आप नए हैं तो आप जाकर के उसे कवर कीजिए। और एक चीज और बता दूं आपको, हमारा जो फ्री जिद बैच है सीडीएस एंड सीएपीएफ के लिए, वो टोटली उसकी पूरे सिलेबस को कवर करेगा। ठीक है, चाहे वो जीएस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, और फिर चाहे कुछ भी हो, हम टोटली कवर करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है पॉलिटी का। ठीक, इसमें हम आज शेड्यूल्स करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पेपर को आप देखेंगे, चाहे वो सीडीएस हो चाहे सीएपीएफ हो, ठीक है, चाहे एनडीओ, शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें भी सबसे मेन शेड्यूल्स होते हैं फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, और अदर शेड्यूल भी होते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको हम इन डिटेल में करेंगे। देखिए, इन डिटेल में हम उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम प्रियम्बल को कवर करेंगे। ठीक है, ये शेड्यूल्स, उसके साथ हम प्रियम्बल को कवर करेंगे। साथ में फिर उसके बाद हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को करेंगे। तो हम सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से शुरू करेंगे, बाकी 3 टॉपिक ये कवर होंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा ये कवर हो जाएगा, मतलब हमारे ये जो 3 टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं, तो थर्ड लेक्चर हो जाएगा। इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, 2 से 3 लेक्चर और आएंगे, मतलब जीएस के 2 से 3 लेक्चर और आएंगे, जो मेनली होंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। इन पे एक लेक्चर होगा, और एक लेक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट पे और बेसिक स्ट्रक्चर पे। जब ये 2 लेक्चर और आ जाएंगे या 3 लेक्चर और आ जाएंगे, मेनली संडे तक ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑलमोस्ट 8 टू 9 टॉपिक खत्म हो चुके होंगे। और हम 8 टू 9 टॉपिक, क्योंकि 24 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हमने बोला था आपसे कि 8 टॉपिक को हम लेके चलेंगे। तो 8 टॉपिक जैसे आपके ये पूरे हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक 2 दिन, 1 दिन का टाइम देंगे। ठीक है, आपको ये पूरे 8 टॉपिक दोबारा हमारे नोट से रिवाइज करना है, चाहे तो आप लेक्चर दे सकते हैं। ठीक, फिर जब गैप खत्म हो जाएगा, जब नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, आपको एचएलटी देंगे इन्हीं 8 टॉपिक्स पे। मतलब जो 8 टॉपिक आपको हमने रिवाइज करने को दिया था, अब तक करा दिया है, उन्हीं टॉपिक पे हाफ लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, फिर इसी एचएलटी को मैं डिस्कस भी करूंगा यूट्यूब पे लाइव, मतलब यूट्यूब पे हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और इनके आंसर की भी देंगे। एचएलटी होने के बाद हम आपको एक्टिव रिकॉल सेशन कराएंगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक पे, ताकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये टॉपिक आपके अच्छे से कवर सकें, इसलिए ये सब चीजें हम करेंगे। एक्टिव रिकॉल सेशंस कराएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम थर्ड लेवल पे, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ क्या करेंगे, इन 8 टॉपिक्स को हम, ये 8 टॉपिक्स को सॉलिड तरीके से कैसे खत्म कर सकते हैं वो मैं प्लान बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फोर्थ क्या करेंगे, फिर फोर्थ हम फ्लैश सेशंस लेकर आएंगे। फ्लैश सेशंस लेके आएंगे। इस फ्लैश सेशंस में क्या होगा, इस फ्लैश सेशंस में हम आपके सामने क्वेश्चंस को रखेंगे और ये बताएंगे कि इस क्वेश्चंस को किस माइंडसेट से सॉल्व किया जा सकता है। मतलब आपको हम अप्रोच बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, और उसमें मोस्टली होंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, तो पीवाईक्यूज आपके सामने लाइव हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट के लिए जो हम गैप देंगे उसमें 8 टॉपिक्स को रिवाइज करना है। उसके बाद एचएलटी देंगे, उस एचएलटी को आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हम जब एचएलटी आप अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको कोई चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, क्योंकि आपने अपने आप से रिवाइज किया, फिर एचएलटी दिया, तो आपको कई चीजें अब आपके दिमाग में आ चुकी हैं 8 टॉपिक में से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन 8 टॉपिक्स का क्या करेंगे, एक्टिव रिकॉल सेशन रखेंगे। मतलब वो सेशन कैसा होगा, मैं आपको जब वो सेशन आएगा तब मैं बता दूंगा। वो इन्हीं 8 टॉपिक्स को रिवीजन का सेशन होगा, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से हो सके। देखिए, हम कराएं भले धीरे धीरे चीजें थोड़ी थोड़ी, लेकिन जितना कराएंगे उतना सॉलिड कर देंगे, मतलब उतना आपके दिमाग में भर जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में भर देंगी। और अगर हम एकदम से 20 टॉपिक जब हम खत्म करें तब जाकर के सब चीजें करेंगे ना, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। जितना हम छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, उनको सॉलिड बनाते चलेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए हम 8 टॉपिक को चुन रहे हैं ये सब चीजें करने के लिए। तो एक्टिव रिकॉल सेशंस होंगे हमारे इसमें, जिसमें आपको
रिवाइज कराएंगे, चीजें रिकॉल कराएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लैश सेशंस होंगे, तब आपको अच्छे से और रिकॉल हो जाएगा, आपने चल्टी दे लिया, ठीक से चीजें और आ गई हैं, तब फ्लैश सेशंस करेंगे। इस फ्लैश सेशंस में क्या होगा, फ्लैश सेशंस में आपके सामने हम सीडीएस सीएपीएफ कि इन्हीं टॉपिक पे, इन्हीं 8 टॉपिक पे जो मैंने पढ़ा दिया, जिनके मैंने नोट्स दे दिए हैं, इन टॉपिक पे क्या करेंगे, हम आपको पीवाईक्यूज लेके आएंगे लाइव, और आपको हम बताएंगे, आपको 1 मिनट का टाइम देंगे कि आपको इसको 1 मिनट में सॉल्व करना है। आपने सॉल्व कर लिया, ठीक, नहीं कर पाए, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे कि इसको किस माइंडसेट से सॉल्व करना चाहिए, या इसकी क्या अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आप देख रहे हैं कि हम केवल आपको केवल ना नोट्स दे रहे हैं, बल्कि हम आपको अप्रोच भी बता रहे हैं, साथ में रिवाइज भी करा रहे हैं, अप्रोच भी बता रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, ठीक है, और गाइड भी कर रहे हैं। तो होलिस्टिक सपोर्ट है, ठीक है, आप बस इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, टॉपिक को खत्म करते हैं, टाइम वैसे भी नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो लोग नए हैं वो एचएलटी की प्रिपरेशन के लिए तुरंत वो अपनी जो बैकलॉग्स हैं उनको पूरा कर लें, ताकि और चीज़ें अच्छे से उनके लिए हो जाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसके मिटा लेते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया था, जहां सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस चीज को मैं आप आगे और डिटेल में बताऊंगा, तो आज के लेक्चर में ये डिटेल में ही आएगा। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले हमें पहले गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट की ब्रांचेस क्या होती हैं। तो गवर्नमेंट की ब्रांचेस होती है जुडिशरी, इसको मैंने बताया था कि वो क्या करती है, जजमेंट्स देती है, ठीक है, लॉ पे, जो लॉ बनाते हैं, ठीक है। अब लॉ बनाता कौन है, तो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करेगी, मेक द लॉ, पावर टू मेक एंड चेंज, मतलब चेंज मतलब होता है अमेंड, अमेंड। तो पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की और उसे अमेंड करने की, ठीक। अब इसी लॉ पे अगर कोई इशू आ गया, या कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई मान लीजिए किसी ने लॉ को ब्रेक कर दिया, तो फिर जुडिशरी आएगी। जुडिशियल सिस्टम में पुलिस भी आती है, इस चीज को याद रखिएगा आप, ठीक है। तो फिर जुडिशरी आएगी, वो क्या करेगी, अपना जजमेंट देगी इस लॉ पे, ठीक है, इन्हीं लॉ के बेसिस पे जजमेंट देगी और लॉ पे भी जजमेंट देगी। उसके बाद क्या होगी, एग्जीक्यूटिव होगी। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, इन्हीं लॉ को जो ये बनाएंगे, इन्हीं लॉ को क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, मतलब इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे इन योजनाओं को, इन कानूनों को लागू करेगी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो ब्रांच ये करती है उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। जुडिशरी इन्हीं जो पॉलिसीज और एक्ट होते हैं उन पे अपना जजमेंट देती है, ठीक है, याद रखिएगा। जो पार्लियामेंट बनाती है पॉलिसीज और लॉ, उन पे अपना जजमेंट देती है, ठीक है। तो ये 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक। अब होता क्या है कि अलग अलग तरह की डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, और हर डेमोक्रेसी में अलग तरीके का फीचर है। एक होता है कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है कि ये जो 3 गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट की ब्रांचेस है ना, सेपरेशन ऑफ पावर में कहा जाता है कि ये जो तीनों ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, वो इंडिपेंडेंट वर्क करें, मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट ना हो और इनकी एक्टिविटी ओवरलैप ना करें। इंटर इन सॉरी इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट लिख रहा था, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं, ठीक है। अमेरिका में ये चलता है प्योरली, मतलब ये जो जितनी भी 3 ब्रांच है गवर्नमेंट की, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, ना पार्लियामेंट में, ना एग्जीक्यूटिव वाले पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, ना इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, और ना पार्लियामेंट वाले एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, और ना जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटी को इतना इन्फ्लुएंस करती है, मतलब उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना है। एक टर्म याद रखिएगा, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। ये जो तीनों ब्रांच है गवर्नमेंट की, ये एक दूसरे के फंक्शन में, ईच अदर के फंक्शंस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। ये फिर क्या इंश्योर करेगा, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये किस वजह से हो पाती है, ये इसी प्रिंसिपल की वजह से हो पाती है, सेपरेशन ऑफ द पावर, सेपरेटली अपनी अपनी पावर का में फंक्शन करें, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, ये अमेरिका के केस में चलता है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, लेकिन इंडिया के केस में सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरीके से नहीं चल पाता है। क्यों, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं वो पार्लियामेंट के भी पार्ट होते हैं,
ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं होता है, इंटरफेरेंसेस होता है। कैसे? जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव की पार्ट है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उस लॉ को और उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं ना, मतलब लागू करते हैं ना, तो इसलिए वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो गए। ठीक, प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इवन आईएएस ऑफिसर, ये सभी एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। ठीक, तो जब ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, जब ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, साथ में आप ये देखेंगे यही पीएम पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा, पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, लोकसभा के मेंबर भी हैं। और ये लोकसभा क्या है? ये लोकसभा है लेजिस्लेचर। एट द सेम टाइम पीएम एग्जीक्यूटिव भी हैं, एग्जीक्यूटिव भी पार्ट हैं, और एट द सेम टाइम ये क्या है? लेजिस्लेचर के भी पार्ट हैं। तो पीएम जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते होते ये लेजिस्लेचर की एक्टिविटी को भी तो इन्फ्लुएंस करेंगे ना। हाँ भाई, प्राइम मिनिस्टर अगर अपना कुछ भी इंटरेस्ट इनका किसी चीज में होगा तो उसी लॉ को ये पास करा लेंगे। ठीक, एग्जीक्यूटिव को अगर किसी चीज में इंटरेस्ट हो गया तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे आकर के वो पूरा कर लेंगे लॉ के थ्रू, लॉ बना करके। तो यहाँ तो इंटरफेरेंस है ना, कोई सेपरेशन है नहीं। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट, पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव भी पार्ट हैं और साथ में पार्लियामेंट की। तो यहाँ पे इंडिया में प्योरली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर होता है बिटवीन, किसमें? थ्री ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट में। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये डिफरेंट जो गवर्नमेंट की ब्रांच हैं, तीन ब्रांचें हैं, इनमें एक सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल चलता है। इस प्रिंसिपल को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये इसको याद रखिएगा। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पता करते हैं, क्योंकि देखिए ये बेसिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी जब पढ़ेंगे ना तो ये सारे बेसिक्स अभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और वहां बताने से अच्छा है मैं आपको यहाँ बता दूं, वाकिफ कर दूं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है और उसका डिवीजन किस बेसिस पे है। ठीक है, दरअसल है क्या, किसी भी डेमोक्रेसी में आप जाओगे, मतलब डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जहां जिस भी देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक नेशन। ठीक है, ले लेते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी होती है, जो भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं जहां पे डेमोक्रेसी चलती है, वहां दो तरह की ही गवर्नमेंट मिलेगी आपको। एक मिलेगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरी क्या होगी? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो ये दो तरह की गवर्नमेंट आपको मिलेगी। ठीक, अब इनका डिवीजन किस बेसिस पे होता है? क्यों किसी इस कंट्री में, वो कंट्री, कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, वहां की गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, और क्यों किसी दूसरे देश की कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है? दरअसल इनके बीच का जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो बेसिस है रिलेशन जो होता है, रिलेशन इनके बीच में जो डिफरेंस का जो रिलेशन है वो इस बेसिस पे है कि एग्जीक्यूटिव, तो मैंने को बताया ना, जो पॉलिसीज को पार्लियामेंट जो पॉलिसीज बनाती है उसको लागू करने वाली गवर्नमेंट की ब्रांच ही एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच जो रिलेशन होता है ना, उसके बेसिस पे ही क्या होता है, ये डिफरेंस होता है गवर्नमेंट का। जिस भी नेशन में, याद रखिएगा, जिस भी नेशन में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एक्ट्स एंड एक्शन के लिए, मतलब जिस भी नेशन में, नेशन, डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेटिक नेशन वेयर वेयर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्शंस, इसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। क्यों? कि आप देखते होंगे एक समय यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए,
क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है। कुछ भी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ भी गवर्नमेंट का एक्शन लेते हैं, गवर्नमेंट में रह करके कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई ऐसी योजना बना देते हैं या एक्ट बना देते हैं जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, तो पार्लियामेंट में क्या होता है, उन्हें जवाब देना पड़ता है, उन्हें रिप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, पूरी गवर्नमेंट को खड़े होकर के जवाब देना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। ठीक, इसीलिए हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। वाई? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। अब इसी इसी बेसिस पे आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझ सकते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि वहां जो एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव होता है, वो नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्शंस एंड फॉर इट्स एक्शंस, अपने एक्शंस के लिए। अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प कोई भी एक्शन लेते हैं, उनके एक्शन पे वहां की जो कांग्रेस होती है वो क्वेश्चन नहीं खड़े करती है, ना उन्हें रिप्लाई देना पड़ता। कभी आपने सुना है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, उन्होंने अपनी कांग्रेस में खड़े होकर के अपनी पॉलिसी, जो इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है या पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, उस पे उनको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ रहा हो? ठीक है, कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो उनसे क्वेश्चन करें? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अभी H1B वीजा पे लेकर के इतना इशू चल रहा है, इंडिया पे टैरिफ को लेकर के इतना इशू चल रहा है, वहां की पब्लिक इसको पूरी तरीके से विरोध कर रही है, अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन 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 ये चीज तो कांग्रेस के मेंबर्स में भी होगी ना। लेकिन वहां के मेंबर्स, वहां क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट को इस तरीके से हाउस में खड़े करके उनसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वहां की कोर्ट हाँ ये कर सकती है। कोर्ट क्या कर सकती है, इनके एक्शंस को क्या कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। कैसे? क्योंकि वहां पे जुडिशियल सुप्रीमेसी चलती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और समझने वाली हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। बस चलिए आगे चलते हैं। तो ये बेसिस है। ठीक है, इसी बेसिक्स पे ये सारी चीजें इसमें अभी लिखी हुई हैं नोट्स में, और मैं आपको एक एक करके उसको पढ़ करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये चीज लिख करके समझाना बहुत जरूरी था। थोड़ी सी राइटिंग अगर लेजिबल ना लग रही हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट विथ पैसेज ऑफ मोर टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा हम इसको और इम्प्रूव कर लेंगे। हाँ, देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है, अमेरिका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वही चीज देखिए आ गई ना, कि डेमोक्रेटिक जो नेशंस होते हैं, जो डेमोक्रेसीज होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, वो क्लासिफाई होती हैं बेस्ड इनटू द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप? बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट में, कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर में फॉर एक्शंस, वाइल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, मतलब उन्हें जवाबदेही नहीं देनी है लेजिस्लेचर को। मैंने भी समझाया ना आपको। ठीक है, सो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट हैं, मतलब उनपे लेजिस्लेचर कोई क्वेश्चन करती नहीं है, कोर्ट उनपे क्वेश्चन करती है। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका में जुडिशरी क्वेश्चन कर सकती है एग्जीक्यूटिव एक्शन पे। ठीक है, जब कोई कोई पीआईएल के थ्रू, अमेरिका में कोई पीआईएल के थ्रू ट्रंप के एक्शन को कोर्ट में ले जाए, तो कोर्ट इनके एक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, और जो हुआ भी है, कई बार हुआ है। ठीक है, अभी टैरिफ पे ही हुआ है। ठीक है, और बाकी ये पार्लियामेंट्री और द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यही जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके ये डिफरेंट नेम्स को याद रखिएगा, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंट नेम्स हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ है ये? ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, और इंडिया में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्हीं नेशंस में आपको मिलेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा।
अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, साथ में नॉन पार्लियामेंट और फिक्स्ड मतलब फिक्स होता है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो यूएसए, ब्राजील, रशिया और श्रीलंका और अदर नेशन में मिलती है आपको। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा। एक ये कोट याद रखिएगा, जो कोट आइवोर्जेनिक्स ने कही थी। आइवोर्जेनिक्स ने कहा था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, आइवोर्जेनिक्स ने ही इसे कैबिनेट सिस्टम कहा है। अभी जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को के दूसरे एक नाम कैबिनेट देखा है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, या कैबिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, वो आइवोर्जेनिक्स ने ही ये नाम दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कैबिनेट होती है ना, जैसे पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट ही तो न्यूक्लियस है ना पावर इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सारा डिसीजन तो वही ले रही है ना, कैबिनेट ही, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के हेड हैं। ठीक, वही कैबिनेट जो डिसीजन लेगी, जो एक्शंस लेगी पॉलिसी को लेकर के, एग्जीक्यूटिव को लेकर के, वही पार्लियामेंट में भी काम होगा। अगर कैबिनेट ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें एंटी डिफेक्शन, मान लो हमें ये जो ओपन डिफिकेशन है, मतलब जो लोग ओपन डिफिकेशन होता है, जो बाहर लोग टॉयलेट करते हैं, उस चीजों से लेकर के, तो उस पे अगर कोई एक लॉ बनाना है, अगर कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया, तो यही कैबिनेट का जो मिनिस्टर होगा वही तो पार्लियामेंट में इस लॉ को लेकर आएगा ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस है, मतलब एक न्यूक्लियस पॉइंट है कैबिनेट। वही एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट दोनों चीजों को मैनेज करती है, मतलब इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट पता है हमें, इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट को फॉलो करता है। आर्टिकल कौन कौन सी पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं? 74 एंड 75 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जब हम डिटेल में, जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे, तब हम इन आर्टिकल के बारे में और अच्छे से देखेंगे। स्टेट्स लेवल पे 163 एंड 64 के अंतर्गत ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हमें दिख जाते हैं। अब हमने जैसे आपको पहले बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये एम्फेसाइज करती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होता है, क्योंकि भाई गवर्नेंस तो डेमोक्रेटिक ही होगा ना, क्योंकि एक एक लोगों के इंटरेस्ट को यहाँ एड्रेस किया जाता है। और सेंट्रल रोल ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेचर इन होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। ठीक है, जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इनके ऊपर, लेजिस्लेचर के तरफ रिस्पॉन्सिबल है, के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शन को लेकर के। तो यही जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर होते हैं, एमपीज होते हैं, यही जो है मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करते हैं। आप देखते होंगे कि कैसे जो है अखिलेश यादव क्वेश्चन करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और एक पर्टिकुलर मिनिस्टर की गवर्नमेंट की पॉलिसी को। तो ऐसे लोग करते हैं, मतलब जो एमपीज, इलेक्टेड एमपीज होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो होल्ड करते हैं अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस पेज में इतना ही था। ठीक है, अब हम डिटेल में देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई कंपैरेटिव ये चार्ट नहीं है, ये एक तरफ मैंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर को लिख दिया है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर को दिया, तो आप इसे कंपैरेटिवली मत पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको पता तो दोनों ही हो गया होगा, और इसको बहुत क्विकली हम खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें समझाने जितना ज्यादा कुछ है नहीं, जहां जहां आएगा वहां वहां मैं आपको समझा दूंगा। सीधा हम जाएंगे शेड्यूल्स में। ठीक है, तो देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ दो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपने देखा होगा इंडिया में प्रेसिडेंट एंड पीएम दोनों ही एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। प्रेसिडेंट तो मेंबर भी हैं लेजिस्लेचर के। ठीक है, ठीक है, लोकसभा के। तो दोनों ही क्या हैं, एग्जीक्यूटिव हेड हैं। ठीक, दोनों ही सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे इन्हीं के ही साइन होते हैं। जब तक इनके साइन नहीं होंगे तब तक वो एग्जीक्यूटिव एक्शन इंप्लीमेंट नहीं होगा, पार्लियामेंट का लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है,
जब तक ये बिल्स में जो पार्लियामेंट बिल्स को पास करती है, जब तक उसमें ये कंसेंट नहीं देंगे, मतलब अपने साइन नहीं करेंगे, तब तक वो बिल एक्ट कहाँ बनेगा, ये बिल एक्ट कहाँ बनेगा। वैसे ही जब तक ये किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन नहीं करेंगी, तब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, जो आपकी सर्विस है, आप जब सर्विस में लग जाओगे तो आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है, उस लेटर पे भी प्रेसिडेंट के साइन होंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नेम पे लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेसिडेंट एक किंग के समान समझिए, मतलब ही इज दी ही और शी इज द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब वो हेड हैं स्टेट के, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, नाम के हैं। नॉमिनल को हमेशा ऐसे याद रखोगे, नाम के हैं, मतलब केवल नाम की पावर है इनके पास, ठीक है। और रियल पावर का यूटिलाइजेशन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, ठीक है। और जिससे क्या कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को, डीजियोर एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, ठीक है। हेड, द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये हेड ऑफ द स्टेट है। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल नाम के कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसे डीजोर भी कहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर क्या है? डिफैक्टो, डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो दो एग्जीक्यूटिव हेड मिलेंगे आपको, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सॉरी, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट्स हैं। सारे एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाएंगे। कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेगी, ठीक है। इस याद रखो। मेजोरिटी पार्टी रूल, अभी आपने देखा होगा जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, या किसी भी स्टेट का इलेक्शन होने वाला, जैसे मान लीजिए बिहार का ही इलेक्शन होने वाला है, तो वहां पे चीफ मिनिस्टर के लिए पर्पस में ले लीजिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पर्पस में ले लीजिए। तो जो भी जो भी पार्टी अभी कॉन्टेस्ट कर रही है, जो भी पार्टी जीत जाएगी, ठीक है, मेजोरिटी सीट से, वही पार्टी तो गवर्नमेंट बनाएगी ना, और यही गवर्नमेंट तो एग्जीक्यूटिव है ना, जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है। तो ये चेन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। Party that secure the majority seat in the Lok Sabha or the state legislative assembly forms the government. वो गवर्नमेंट बनाती है, and its leader is the appointed as the PM by the president, ठीक है। और सीएम, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पर्पस में लोगे, सीएम अपॉइंटेड, सीएम बाय द गवर्नर, ठीक है, यहाँ गवर्नर ऐड कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने ये तो देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस और पॉलिसीज के लिए। किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है? किसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर के, मींस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। मतलब कोई एक सिंगल मिनिस्टर तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, जो एक पर्टिकुलर एमपी के सवालों का जवाब दे रहा है, साथ में पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। इसी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल होती है, इसी को ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। 2 मिनट पानी पी लेते हैं। ये जो आर्टिकल 15 है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये आर्टिकल 75 यही प्रोवाइड करता है कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा, मैंने आपको बताया था, लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है और राज्यसभा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। इस चीज को, ये छोटे छोटे फैक्ट्स को याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज द बेडरॉक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब सबसे रूट, मतलब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जिसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको बताया था ना कि जो मेन डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, वो यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्शंस एंड पॉलिसीज, ठीक है। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ही नहीं, और उस पर भी सबसे बड़ी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो काहे की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वो तो प्रेसिडेंशियल नहीं हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि ये बेडरॉक प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
where the Lok Sabha lower house can remove the minister view the non confidence motion। अभी ये भी याद रखिएगा, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें पब्लिक के थ्रू इलेक्ट हुए मेंबर होते हैं, वो मेंबर्स चाहें तो मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं। कैसे? मतलब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी गवर्नमेंट हटा सकते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो इस पे डिटेल में बात करेंगे। अब याद रखिएगा कि जो लोअर हाउस के मेंबर्स हैं वो चाहें तो एक मोशन ला करके, जैसे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। ठीक है, चलिए। डबल मेंबरशिप मैंने बताया आपको कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर प्योरली नहीं चलता है, डिफ्यूजन ऑफ पावर होता है। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्या है? फ्यूजन ऑफ पावर है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ जो पीएम है मतलब एग्जीक्यूटिव, वो एमपी भी हैं, मतलब लेजिस्लेचर के पार्ट। तो यहाँ तो डुअल रोल है ना, डुअल मेंबरशिप है ना, पीएम मेंबर एग्जीक्यूटिव के भी हैं, पीएम मेंबर लेजिस्लेचर के भी हैं। वही चीज बोला कि मींस द मिनिस्टर आर द मेंबर ऑफ द बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, सो इट इज क्लियर दैट द person must be member of the either house, or to be eligible, to be eligible, to be eligible for, to be eligible for minister. Although the constitution allow a person to be a minister without being a member of the either house till a person, till a period of six consecutive month। मतलब कोई भी जो पर्सन है जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, उसे लेजिस्लेचर का पार्ट होना पड़ेगा। मतलब उसे पहले एमपी होना पड़ेगा, देन वो एग्जीक्यूटिव बन सकता है, मतलब देन वो मिनिस्टर बन सकता है। तो इसके लिए ये मेंबरशिप होना लेजिस्लेचर की जरूरी है, चाहे, ठीक है, क्या ऑल दो द कॉन्स्टिट्यूशन अलो करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये अलो करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो एमपी नहीं है तब भी वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन वो 6 मंथ के लिए ही बन सकता है, कॉन्सिक्यूटिव पीरियड ऑफ 6 मंथ। जो अभी आप एस जयशंकर देख रहे हैं, एस जयशंकर को जब 2019 में पहली बार फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था, तब वो इसी वे से बने थे। मतलब वो कोई मेंबर एमपी नहीं थे, उनको डायरेक्ट बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि वो आईएफएस ऑफिसर थे। ठीक है, तो उनका रिटायरमेंट हो गया था, तो उन्हें सीधा फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया, क्योंकि फॉरेन डिपार्टमेंट से ही वो उनका रिलेशन था आईएफएस थे। उन्हें डायरेक्टली क्या बनाया गया? उन्हें डायरेक्टली क्या बना दिया गया? मिनिस्टर बना दिया गया, बिना एमपी हुए, मतलब किसी भी हाउस के मेंबर हुए। लेकिन बाद में क्या हुआ, 6 महीने के अंदर ही अंदर उन्हें राज्यसभा की मेंबरशिप दिला दी गई। अब वो नॉमिनेटेड मेंबर के थ्रू वो चले गए, या फिर मेरे ख्याल शायद नॉमिनेटेड नहीं गए थे, वो बीजेपी, क्योंकि उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ही वोट करते हैं, तो बीजेपी के कुछ वोट्स में थे तो उनको खड़ा किया, और उनके पास इतनी मेजोरिटी भी थी स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो इजीली इलेक्ट हो गए एस जयशंकर। और आप सभी जानते हैं सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस समय। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रोविजन है ये, क्योंकि एलिजिबल लोगों को बैक डोर से लाने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, और लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप इसमें हर जगह दिखेगी आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड लीड द पार्टी इन अ लोअर हाउस। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी लीड करेंगे, मतलब उसके भी हेड होंगे, साथ में पार्टी के भी हेड होंगे। अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो अपने पार्टी के भी तो, मतलब बीजेपी के भी तो हेड है ना। और कोई भी मतलब ऐसा नहीं लेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ही क्यों बोल रहा हूँ, मतलब मोदी मोदी ही क्यों बोल रहा हूँ। मैं किसी भी चीज का फैन नहीं हूँ, किसी का भी, मेरे इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजीज है। ठीक है, लेकिन बस खाली इतना कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि वो लोगों के अंदर ज्यादा भरा हुआ है, इसलिए एक एग्जाम्पल के रूप में उन्हें ले रहा हूँ। ठीक है,
और पार्टी काफी आगे भी है, ठीक है। तो पावर, पार्टी इन पावर एंड लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट की, और प्राइम मिनिस्टर आ भी रहा है तो इसलिए उनका नाम लेना भी जरूरी है, ठीक है, ताकि लोगों को कनेक्टिविटी और रिलेटेबिलिटी और ज्यादा अच्छे से हो। और लीडर ऑफ द पार्लियामेंट भी होंगे, जब पार्लियामेंट हम पढ़ाएंगे तो इसमें ये चीजें और आपको खुल के मिलेंगी, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, मतलब डिसॉल्व भी हो जाएगा, ये भी जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तब इस पे और डिटेल में बात करेंगे। डिसोल्यूशन मतलब, अगर डिसोल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो लोकसभा है उसे डिसॉल्व कर दिया जाए, मतलब उसे खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो ये डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, ये अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे दे प्रेसिडेंट को कि आप हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए बिफोर इट्स एक्सपायरी टर्म, देन प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर देगा, मतलब खत्म कर देगा लोकसभा को, फिर नया इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन किए जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी 2024 में इलेक्शन हुआ था, वैसे ही फ्रेश इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर को लगेगा वो एडवाइस दे देगा प्रेसिडेंट को, क्या करने के लिए, लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए या लोअर हाउस को उसके एक्सपायरी टर्म से पहले ही, ठीक है। अब सिक्रेसी ऑफ द ऑफिस, मतलब क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसलिए इन्हें सिक्रेसी, या फिर चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन्हें ओथ ऑफ सिक्रेसी लेनी पड़ेगी, ठीक है, बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। दिस इज द ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये चीजें याद रखें, किसको किसको किसके थ्रू होता है, मतलब डिसोल्यूशन किसके थ्रू होगा, डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट के थ्रू ही होगा, लेकिन किसके एडवाइस पे होगा, पीएम के एडवाइस पे। ये किसके थ्रू, मतलब ओथ ऑफ द सिक्रेसी कौन एडमिनिस्टर कराएगा, प्रेसिडेंट कराएगा, किन की कराएगा, मिनिस्टर्स की कराएगा, ना कि एमपीज की। सिक्रेसी ऑफ, ओथ ऑफ सिक्रेसी तो मिनिस्टर्स को लेनी है ना, ठीक है। बाकी एक चीज याद रखिए, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पॉलिटिकल होमोजेनिटी भी मिलेगी। अब ये पॉलिटिकल जो होमोजेनिटी है, ये थोड़ा सा अब थोड़ा वीक होने लगी है, कई नेशंस में हुआ, जैसे जर्मनी में मेनली क्या हुआ है, ये वीक होने लगी है, ठीक है। वहां तो चलिए ठीक है, वो तो बात अलग है। इंडिया में भी कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से क्या हो रहा है, ये होमोजेनिटी नहीं हो पा रही, मतलब 2 से 3 आइडियोलॉजी की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मिल करके गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं हो पाती है। तो मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर बिलोंग टू द सेम पार्टी, तो ये बहुत कम कल आजकल होता है। स्टेट्स में भी गठबंधन में ही सरकारें बन रही हैं, ठीक है, कई पार्टियों की, तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक एग्जांपल है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी नॉट एग्जिस्ट इन द अमेरिका, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, ठीक है। ये चीज याद रखेगा। अब पढ़ते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे भी चीजें मतलब कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई हूँ तो वो, ये रेस क्यों नहीं हो रहा है भाई, हो गया। तो वो एक बार उस वीडियो को पीछे कर ले तो उसे और अच्छे से एक बार दोबारा देख लेगा तो उसे और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मैंने बताया। एक बार कंपेरिजन में देखिए, यहाँ नॉमिनल और रियल 2 एग्जीक्यूटिव हेड हैं, ठीक, यहाँ 2 एग्जीक्यूटिव हेड है, यहाँ सिंगल एग्जीक्यूटिव हेड है, मतलब जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, वही एग्जीक्यूटिव हेड होंगे और कोई नहीं होगा, ठीक है। एज अमेरिका प्रेसिडेंट इज बोथ हेड एंड द हेड ऑफ द स्टेट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों है। हमारे यहाँ क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम है और हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, लेकिन अमेरिका में दोनों ही हेड ट्रम्प ही हैं, ठीक है। इलेक्शन कैसे होगा इनका, जो प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर इलेक्ट होते हैं सेपरेटली फॉर अ फिक्स टर्म्स में, मतलब जो वहां की जो कांग्रेस है वो सेपरेट इलेक्ट होगी, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो सेपरेट इलेक्ट होंगे, और दोनों का ही इलेक्शन साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब होता कैसे है इलेक्शन, अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब ये जो लेजिस्लेचर देख रहे हैं ना कांग्रेस, आप ये लेजिस्लेचर कांग्रेस में ये इसका एक इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया जाएगा, एक ग्रुप होता है जो लोग इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज ग्रुप ऑफ लेजिस्लेचर जो इलेक्टेड पीपल होते हैं उनका होता है, इलेक्टोरल कॉलेज ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल्स का होता है, ठीक है। जो खुद जो खुद क्योंकि ये ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल, पब्लिक इन्हें इलेक्ट करेगी, ठीक है। और ये जो ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल है, इलेक्टेड लेजिस्लेचर मेंबर कह लो, जो भी है, ठीक है, इन्हें पब्लिक इलेक्ट करेगी, ठीक है, इलेक्ट करेगी, और ये इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को,
ठीक है, ये इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड 4 ईयर्स के टेन्योर में। ही कैन नॉट रिमूव बाय द कांग्रेस, लेकिन ये कांग्रेस के थ्रू हटाए नहीं जा सकते हैं, एक्सेप्ट बाय द इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। इन्हें कांग्रेस हटा नहीं सकती है एक्सेप्ट कि इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया हो, उस वजह से इनका इम्पीचमेंट कर दिया गया हो, ठीक है, याद रखिएगा। किचन कैबिनेट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किचन कैबिनेट मतलब आती है। वो कैसे है, क्योंकि इसके जो, जैसे आप यहाँ देखते हैं, यहाँ जो कैबिनेट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कैबिनेट होती है, वो वहां पे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक तरह से एमपी ही होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कि कोई भी मिनिस्टर बनना चाहता है, मतलब लेजिस्लेचर का, पहले कोई एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनना चाहता है तो उसे पहले एमपी होना पड़ेगा, मतलब लेजिस्लेचर का पार्ट होना पड़ेगा। मतलब वहां पे जो मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। लेकिन यहाँ जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अमेरिका में, अदर जहां भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलती है, वहां पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे तो वहां मिनिस्टर को मिनिस्टर्स नहीं कहा जाता है, सेक्रेटरीज कहा जाता है, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज कहा जाता है। लेकिन ये डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी जो एज अ मिनिस्टर ही वर्क करते हैं, जिन्हें मिनिस्टर ही माना जाता है, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। इन्हें क्या है, दे आर अपॉइंटेड एंड सिलेक्टेड, इलेक्ट नहीं सिलेक्ट और अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, एंड दे ओनली रिस्पॉन्सिबल। जैसे हमारे यहाँ जो मिनिस्टर हैं वो एमपीज को और लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल किससे हैं, प्रेसिडेंट को। जो प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, उन्हीं को ही ये रिस्पॉन्सिबल है। हु कैन ऑल्सो रिमूव देम। और कैबिनेट इज द ओनली एडवाइजरी बॉडी, उसमें भी ये केवल एडवाइजरी बॉडी ही है, कोई इनका बहुत बड़ा वो नहीं होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट चाहे तो इनकी एडवाइस को माने और ना चाहे तो ना माने। ठीक है, को हो क्या जाता है यार। हम्म, अब आगे बढ़ते हैं नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ये तो आपने पता ही है कि यहाँ रिस्पॉन्सिबल तो होते नहीं है प्रेसिडेंट, यहाँ का एग्जीक्यूटिव हेड है वो रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं। सेक्रेटरी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट, तो ये तो पता ही है। सिंगल मेंबरशिप पता है आपको कि जो प्रेसिडेंट हैं वो एग्जीक्यूटिव के ही मेंबर हैं, लेजिस्लेचर मतलब कांग्रेस के मेंबर नहीं है। तो वो तो यही है ही, नॉट अटेंड द सेशंस भी नहीं अटेंड करते हैं और ना ही उसके मेंबर हैं, ठीक है। नो डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, मतलब प्रेसिडेंट यहाँ पे लोअर हाउस को डिसोल्व नहीं कर सकते हैं, जो हम इंडिया में कर सकता है। इंडिया में ये देख रहे हैं आप, डिसोल्व कर सकते हैं कौन, प्रेसिडेंट डिसोल्व कर सकते हैं, किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ आपको दिखेगी, जो मैंने आपको पहले बताया, क्या लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर सेपरेटली यहाँ पे वेस्टेड होती है और 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन की तरह ये काम करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं मिलता है, फ्यूजन ऑफ द पावर मिलता है, ठीक है। डिटेल में बता चुका हूँ, चलिए आगे चलते हैं। शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आने के हमेशा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मेनली इंस्पायर्ड है, अगर पूछे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मेनली ये किससे इंस्पायर्ड है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है। पहले ये चीज पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। शेड्यूल में मेनली होता क्या है, ये शेड्यूल्स में आपके प्रोविजंस को दिया गया, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने जब पहले ही बताया था आपको कि कई सारे शेड्यूल्स में बांटा गया। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, और इन्हीं शेड्यूल में क्या है कि आपके कई सारे अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स को शेड्यूल में रखा गया है। जैसे एग्जीक्यूटिव का चैप्टर है, मतलब जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव जैसे आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, इम्पोर्टेंट जैसे यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर की ओथ एंड सिक्रेसी, जैसे ओथ, सिक्रेसी एंड अफर्मेशन, और साथ में इमोलमेंट्स एंड द अलाउंसेस, और सीट के अलोकेशन। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को इन्हीं शेड्यूल के अंदर ही कवर किया गया है। तो शेड्यूल का मेनली ये पर्पज होता है, ठीक है। 4 शेड्यूल वर एडेड सब्सिक्वेंटली, मतलब ये एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं 4 शेड्यूल्स, ठीक है। ओरिजिनली 8 शेड्यूल ही थे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये 4 जो ऐड किए गए हैं वो ये 4 ये हैं। ओरिजिनली 8 ही थे,
तो 9th 10th 11th 12th किस किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया मैंने वो भी लिख दिया है, फर्स्ट 52 73 और 74। ठीक है, चलिए डिटेल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जो पहला शेड्यूल है वो शेड्यूल किस बात में है, नेम ऑफ द स्टेट, मतलब पहले शेड्यूल में क्या बात की गई है, पहले शेड्यूल में कौन कौन सा आर्टिकल में, पहले ये देख लीजिए आर्टिकल 1 एंड 4 में है। ठीक, ये इसमें कौन आर्टिकल कवर है, 1 एंड 4। अब इसमें जहां जहां मैं आपको बताऊंगा वहां वहां वो आर्टिकल याद रखिएगा शेड्यूल का, बाकी और अगर ऐसे याद ना रखिएगा। ठीक है, वही याद रखिएगा। इस शेड्यूल में क्या बताया गया, पहले शेड्यूल में नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विद देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एक्सटेंट। मान लीजिए आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हैं, तो इस शेड्यूल में ही, फर्स्ट शेड्यूल में ही आपको राजस्थान का नाम मिल जाएगा। ठीक है, उसकी जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, मतलब राजस्थान की बाउंड्री कहाँ तक है, और उसके जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनके बारे में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका नाम मिल जाएगा, इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ ये मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएगी। साथ में यूनियन टेरिटरीज के बारे में मिल जाएगी, मतलब यूनियन जैसे दिल्ली, दिल्ली एंड पांडुचेरी, इनके बारे में भी यही मिल जाएगा, इनका नाम, इनका टेरिटोरियल एक्सटेंशन, ये सारी चीजें किसमें होंगी, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होंगी। आर्टिकल कौन सा है, 1 एंड 4। ठीक है, याद रखिएगा। अब सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, तो इसके आर्टिकल से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, प्रोविजन रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस आपने सुना होगा, जो भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होते हैं उनमें अलाउंसेस मिलता है और कुछ उनकी सर्विसेज की प्रिविलेजेस होती है। तो जो इंडिया की बहुत बड़ी पोस्टें हैं उनकी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस को सेकंड शेड्यूल में रखा गया है, उसके बारे में सेकंड शेड्यूल में डिस्कस किया गया है। तो वो किन किन वो पोस्टें कौन कौन सी हैं, तो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स है, स्पीकर है, स्पीकर में जैसे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों है लोकसभा का, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों के हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो एक चीज याद रखिएगा, आपको पता होगा वाइस प्रेसिडेंट, ये एक लूप है, वाइस प्रेसिडेंट ही तो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ठीक, तो याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट को जो अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं वो एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा मिलता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। जैसे प्रेसिडेंट को इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस प्रेसिडेंट के रूप में मिल रहा है, वैसे वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए नहीं मिलता है। जो इमोल्यूमेंट अलाउंसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो उनको एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा देता है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये नाम आपको नहीं मिलेगा, और अगर एग्जामिनर कुछ ऐसी टोन में आपको देता है तो ये आपके लिए ट्रैप है, और इस ट्रैप पे आप मत फंसिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पोस्टें, इन पोस्टों को याद रखिएगा कि चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ द लोक लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडियन स्टेट, जैसे तो सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, इनकी भी जो अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस होंगी वो इसमें डिस्कस हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये पोस्टें याद रखिएगा, कौन कौन सी पोस्टें के अलाउंसेस प्रिविलेजेस सेकंड शेड्यूल में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पोस्ट को वो ऊपर नीचे कर देगा या इधर उधर कर देगा, वो फिर इलेक्शन कमीशन जैसे कर देगा कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन एंड द मेंबर्स हैं उनकी अलाउंसेस प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में कही गई है। तो आपको वही इलेक्शन कमीशन में दिख रहा है, लेकिन आप सोचोगे कि भाई जब कैग है, सुप्रीम कोर्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो भाई ये भी होगा। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है आपको इस तरीके का, इसलिए इनको रट लीजिए। ठीक है, थर्ड शेड्यूल की बात करता है कि फॉर्म द ओथ ऑफ फॉर द ऑफिस एंड सिक्रेसी एंड अफर्मेशन, मतलब ओथ ऑफ द सिक्रेसी और उसकी ऑफिस की, मतलब कि ऑफिस में आने से पहले जो एक ओथ ऑफ सिक्रेसी और ऑफिस की ओथ ली जाती है वो यहीं पे डिस्कस किया गया। तो वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनकी अफर्मेशन, जिनकी ओथ एंड अफर्मेशन को यहाँ डिस्कस किया गया, तो यूनियन एंड स्टेट्स के मिनिस्टर, अगर आप मिनिस्टर बन रहे हो चाहे यूनियन के चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, तो आपको जो ओथ होगी वो यहीं पे डिस्कस है। कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू दी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, मतलब जो लोग एमपी या एमएलएस की कैंडिडेट होते हैं, जो लड़ाई मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हें भी याद रखेगा। अभी एमपी और एमएलएस ये बने नहीं हैं, ये इलेक्शन में बस खड़े हुए हैं, दे आर जस्ट कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, फिर भी इनके ओथ की बात यहाँ पे की गई है। अब देखिए आया है जो इलेक्ट हो चुके हैं मेंबर, मतलब एमपीज, एमएलएस, इनका भी ओथ होगा। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट नहीं हुए हैं, कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी ओथ भी है। ठीक है, और जो इलेक्ट हो गए हैं, एमपीज हैं, एमएलएस हैं,
उनकी वोट के बारे में भी है। बाकी मिनिस्टर बन जाएंगे जब कोई भी मेंबर एमपी अगर मिनिस्टर बन जाएगा तो उसकी वोट भी बारे में भी है। वैसे तो हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इसके बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में देखिए लॉन्सेस प्रोविजंस दोनों सेकंड और थर्ड शेड्यूल दोनों में डिस्कस किया गया है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है? फोर्थ शेड्यूल अलोकेशन ऑफ दी सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूटीज। मतलब मैंने को बताया कि राज्यसभा, जब हम पार्लियामेंट डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा का मेनली जो पर्पस है, जो अपर हाउस है उसका मेनली पर्पस क्या है? स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देना, और पार्लियामेंट में नंबर 1, नंबर 2 क्या है? पार्लियामेंट में उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करना। अब ये कैसे होगा? ये इसी तरीके से होगा क्योंकि जो स्टेट्स होते हैं ना, स्टेट्स इन स्टेट्स को डिफरेंट स्टेट्स की को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, मतलब एक प्रतिनिधित्व होता है। बिहार के, जो बिहार है या यूपी है, इनके जो स्टेट की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल पार्टीज है सॉरी, उनको क्या होगा? उनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, मतलब इनके मेंबर्स राज्यसभा में बैठेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और राज्यसभा में अपनी सीट पाएंगे। तो वो सीट उनको कितनी मिलेगी, किस राज्य को कितनी है, तो उसी के अलोकेशन की बात हो रही है, अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है? अब ये आर्टिकल याद रखेगा, 4 एंड 80 आर्टिकल एंड 2024। अब फिफ्थ शेड्यूल को हम डिटेल में आगे करेंगे, ठीक है। सिक्स शेड्यूल को डिटेल में आगे करेंगे, ठीक है। सेवन शेड्यूल देखिएगा, याद रखिएगा, डिवीजन ऑफ द पावर यहाँ होता है, ठीक है। सेवन शेड्यूल में क्या होता है? डिवीजन ऑफ द पावर, किसमें किसमें? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। मान लीजिए यूनियन में पीएम है मोदी, और स्टेट्स में मान लीजिए बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो बिहारी ले लेते हैं एग्जाम्पल में, नीतीश कुमार, ठीक है। तो एक स्टेट नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे ना, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अपने लॉ बनाएंगे, ठीक है, पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है, पॉलिसी बनाएंगे, और टैक्सेस भी इन्हीं इन्हीं सब्जेक्ट्स पे लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है? सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देता है। तो सब्जेक्ट्स का डिवीजन किसमें किया गया है? उन सब्जेक्ट्स का डिवीजन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, इसमें किया गया है 7th शेड्यूल कि स्टेट और यूनियन के बीच में जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन किया गया है कि आप इसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे और आप इसी सब्जेक्ट पे पॉलिसी बनाएंगे, इस सब्जेक्ट पे आप टैक्स ले सकते हैं। तो ये सब डिवीजन किसमें किया गया? 7th शेड्यूल में किया गया। आर्टिकल कौन सा है? 246। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्टें हैं 7th शेड्यूल में, पहली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। 8th शेड्यूल में क्या बात करता है? 8th शेड्यूल में ये आर्टिकल लेने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो चीज याद रखिएगा। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी और आज 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मैं अभी इसमें ग्रुप में आपको ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसको दिखा दूंगा, अभी यहाँ पे ऐड होना बढ़ाया गया है, मैं आपको बाद में डाल दूंगा, ठीक है। तो जो 22 लैंग्वेज ओरिजिनली याद रखिएगा 14 थी और अब 22 हो गई हैं, ठीक है। याद रखिएगा 6 ऑलमोस्ट 6 2 8 8 लैंग्वेज बाद में ऐड हुई हैं, ठीक है। तो ओरिजिनली यहीं तक ही कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकी ये ऐड फ्रीक्वेंटली किए गए हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू 9th शेड्यूल ऐड किया गया जिसका आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है 31B। अब ये क्या करता है? ये स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं ना, जो स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट लेवल पे होते हैं लेजिस्लेचर, उनको डील करता है विद द लैंड फॉर्म एबोल्यूशन। मतलब मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर लैंड को, जो एग्रीकल्चर लैंड था उसे एक्वायर कर लिया, मतलब उसको रोड बनाने के लिए या हाईवे बनाने के लिए एक्वायर कर लिया। तो लोग क्या होते थे, वो लोग विरोध करने लगेंगे कि भाई आप हमारा लैंड क्यों ले रहे हैं। तो उस चीज को लैंड रिफॉर्म करने के लिए, और जमींदारी, क्योंकि बहुत जमींदार भी लैंड अपना लिए थे, तो वो लोग भी लैंड, उनका लैंड भी गवर्नमेंट जो है शुरुआत में लेने लगी थी। तो उन लैंड उनका जो लिया जा रहा था, जमींदार का भी और अदर लोगों का भी जिनके लैंड को लिया जा रहा था, तो वो सभी विरोध कर रहे थे। दो तरह के लोग विरोध करते थे, एक जमींदार जिनके पास लैंड था, उनका जब लैंड गवर्नमेंट लेने लगी थी लैंड रिफॉर्म के समय में 1951 में, तब वो लोग भी
विरोध करने लगे थे, ठीक, कि हमारे लैंड क्यों ले रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट वर्क कर रही है, मान लीजिए रोड और हाईवेज बना रही है और कुछ फैक्ट्रीज बनाने जा रही है, वो लैंड लेना चाह रही है, तो अभी लोग विरोध करते, तो लैंड को लेकर के लोग विरोध बहुत करने लगे थे कि, और पहले तो फंडामेंटल राइट भी था लैंड, मतलब राइट टू लैंड जो एक फंडामेंटल राइट भी था, तो लोग इसको सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि भाई हमारे राइट को लिया जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 31 बी लेकर आई, 9 शेड्यूल ऐड किया, ठीक, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट अब किसी भी लैंड को अगर एक्वायर करती है, कोई भी उस पे विरोध नहीं करेगा, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, उस लैंड को जो एक्वायर करी उसके कंपनसेशन उसको देगी, ठीक है, कंपनसेशन देगी। और जो जमींदार से लैंड ले करके फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जिनके पास लैंड नहीं था, उसको भी, क्योंकि ये लैंड रिफॉर्म है, तो इस रिफॉर्म्स को भी इसी अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप दिया गया। अदरवाइज ये जो जो जमींदार थे, ये कोर्ट जा रहे थे कि हमारे जमींदार जमीनों को क्यों लिया जा रहा है। इस चीज को, रिफॉर्म को इजिली स्मूथली इंप्लीमेंट करने के लिए, विरोध को वो करने के लिए ये अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आया गया था। तो कोई भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है जो इस तरह का रिफॉर्म करेगी, ठीक है, जमींदारी को हटाएगी और लैंड रिफॉर्म करेगी, ठीक है, तो उसे क्या करना है, उसे कंपनसेशन देना है, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली बैकअप मान लिया जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा इस प्रोविजन के थ्रू। 10th शेड्यूल 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ है, ये चीज को भी याद रखिएगा, अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और आर्टिकल इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली याद रखिएगा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे होती है, किसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, मतलब जो मान लीजिए आयाराम गैराम पहले चलता था, यहाँ पे वही चलता है कि मान लीजिए इस पार्टी ने कि जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, अब क्या होगा कि जो दूसरी एक्स पार्टी के लोग होंगे, वाई पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, इसकी 70% पॉसिबिलिटी है, और जो एक्स पार्टी है उसकी पॉसिबिलिटी है अराउंड 30%, ठीक। तो इस पार्टी के लोग क्या करेंगे, यहाँ जाना शुरू कर देंगे, और यहाँ के लोग, यहाँ के जो पार्टी वाले हैं, वो इनको अट्रैक्ट भी करेंगे पैसे दे करके कि भाई हमारे पास आ जाइए। ये आयाराम गैराम चलता था, ये तो केवल इस लेवल पे जब इलेक्शन हो रहे हैं, होने शुरू होते थे तब होता था। इवन जब कब इलेक्शन खत्म हो जाते थे और किसी भी पार्टी के पास मान लीजिए एक दो सीट बची है, मतलब एक दो सीट उसे और चाहिए, देन वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। जैसे मान लीजिए एक्स वाई पार्टी के पास 8 सीटें हैं, ठीक है, और एक्स पार्टी के पास 3 सीटें हैं, और मेजोरिटी में ऑलमोस्ट मेजोरिटी जो चाहिए वो हमें 9 की चाहिए, मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, 9 की चाहिए, मतलब एक वोट अगर इनके पास और ऐड हो जाए तो ये गवर्नमेंट बना लेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे 3 जो एमपीज हैं इनको इन्फ्लुएंस करेंगे कि भाई आ जाओ, हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे, ताकि हमारी गवर्नमेंट बन जाए, भाई एक पूरा हो जाए, मेजोरिटी जो नंबर है वो पूरा हो जाए, क्योंकि हमने देखा था ना, मेजोरिटी पार्टी की ही गवर्नमेंट बनती है। ये आ जाएंगे तो ये आया राम गया राम चलता था, मतलब डिफेक्शन हो जाता था, पार्टी का डिफेक्शन होता था। इस डिफेक्शन को रोकने के लिए ये प्रोविजन शेड्यूल लाया गया, ठीक है, ये आया राम गया राम को रोकने के लिए, तो इस डिफ्यूजन को रोकने के लिए ये लाया गया। इसमें होता क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन। तो इनको, जो ऐसे लोग ये इधर से उधर जाते हैं, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर, इस पे भी एक पर्टिकुलर लॉ है एंटी डिफेक्शन का, जिसे हम डिटेल में अभी जब पार्लियामेंट करेंगे तो इस पे और डिटेल में बात करेंगे, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे प्रोविजन के बारे में। अब ये 11th कॉन्स्टिट्यूल जो है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये आर्टिकल याद रखिएगा 43G। इसमें क्या है, जो पंचायत हैं हमारे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, उनको पावर अथॉरिटी दी गई इसके अंदर, ठीक है। इसके ऑलमोस्ट आपको ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ये 12th में 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको, इसमें म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और अथॉरिटी एंड पावर दी गई है। अब हम 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के बारे में देखते हैं, ठीक है, क्विकली। अब ये जो 5th शेड्यूल है, इस 5th शेड्यूल में क्या है कि मेनली जो 5th शेड्यूल डील करता है वो
जो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया हैं, उन एरिया में, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो लोग हैं ये बहुत ही एबनॉर्मल है, मतलब इनका कल्चर हमारे कल्चर से एसिमिलेटेड नहीं है, मतलब ये एकदम डिफरेंट का कल्चर है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये लोग कौन है? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के लोग हैं, बहुत ही बैकवर्ड हैं, इनका कल्चर भी हमारे कल्चर से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। दैट्स व्हाई इन्हें ट्राइबल कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है, एंड शेड्यूल बैकवर्ड एरिया के लोगों को कहा जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के लोगों के इंटरेस्ट को, इनके कल्चर को सिक्योर करने के लिए फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल लाया गया, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल क्या करता है? फिफ्थ शेड्यूल डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट्स एक्सेप्ट 4 स्टेट एएमटी। अब ये एएमटी क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अभी देखते हैं, ठीक है, इसके ये मेनली सिक्स शेड्यूल में है, ठीक है। तो जो सिक्स शेड्यूल के अंदर स्टेट्स हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आगे हम पढ़ेंगे, ये सिक्स शेड्यूल के स्टेट्स, तो इन्हें छोड़ करके बाकी सभी स्टेट्स में इंडिया के फिफ्थ शेड्यूल इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे यही कहा गया, शेड्यूल इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में एक्सेप्ट इसको, ठीक है, अंडर आर्टिकल 244, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात करता है किन एरिया में? शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया में, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। और 244 का मैंने बता ही दिया तो उस समय आर्टिकल, जो पार्ट 10 है, पार्ट कौन सा है और शेड्यूल कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, ये याद रखिएगा। अब ये क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में, वही फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, जो मैंने आपको बताया कि ये फिफ्थ एंड शेड्यूल में ही इन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल में। अब डिफरेंस क्या है फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल में, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा। जो फिफ्थ शेड्यूल है वो शेड्यूल एरिया की बात करता है, सिक्स शेड्यूल है वो ट्राइबल एरिया की बात करता है, मतलब जो प्योरली ट्राइबल है, जिनका कल्चर हमसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। इनका कल्चर भले हमसे बिल्कुल अलग है। अब जैसे सिक्स शेड्यूल के लोग हैं, उसमें आपको हमारी तरह के लोग भी मिल जाएंगे, मतलब जो हमारी तरह पहनते हैं, हमारी तरह उनका कल्चर भी है। लेकिन जो मेन रीजन है सिक्स शेड्यूल के स्टेट्स का या रीजन का, वो ये है कि दे हैव अ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, मीन्स दे नीड स्पेशल अटेंशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो इन एरिया में है, यहाँ के लोग मतलब ज्यादा इस तरह का उनका वो नहीं है, मतलब कल्चर उनका इतना भी हमसे अलग नहीं है, लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ज्यादा है। मतलब इस जो सिक्स शेड्यूल, जो फिफ्थ शेड्यूल के जो स्टेट्स हैं, जो रीजन है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ज्यादा है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक। सिक्स शेड्यूल वालों का कल्चरल के पर्सपेक्टिव में ज्यादा चलता है, मतलब उनका इस तरह से कल्चर है, दैट्स व्हाई वो ट्राइबल एरिया के लिए है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो सिक्स शेड्यूल है वो ट्राइबल एरिया के लिए मेनली है, जहां पे इस तरीके का यूनिक कल्चर चलता है। और फिफ्थ शेड्यूल में इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, सोशली बैकवर्ड लोग होते हैं, ठीक है, जिनका कल्चर तो हमसे बहुत मेल खाता है, लेकिन फिर भी उनको और अटेंशन की जरूरत है, उन्हें और हेल्प की जरूरत है, इसलिए उन्हें फिफ्थ शेड्यूल में रखा गया है। और जिनका कल्चरल बहुत हुआ उन्हें सिक्स शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस समय प्रेजेंटली 10 स्टेट्स में ये है सिक्स फिफ्थ शेड्यूल इंप्लीमेंट, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, फिफ्थ स्टेट्स में इन फिफ्थ शेड्यूल है। आप मैप लीजिएगा, जहाँ इस नोट्स को लीजिएगा वहीं नोट्स में ही इन स्टेट्स को इंडिया के मैप में मैपिंग कर लीजिएगा, लेबलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज आपको और याद रहेगा। ट्राइबल की पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि केरला और तमिलनाडु, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन ये फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में नहीं आते हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ये पॉइंट्स तो कुछ इनको याद रखिएगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट अ कमीशन। अब हुआ क्या था, जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत ही बैकवर्ड, क्योंकि जो सिक्स शेड्यूल के लोग हैं, जिसका मैंने बताया कि ये लोग इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड हैं और सोशली इकोनॉमिकली दोनों ही बैकवर्ड हैं, तो ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर आना, ताकि जो अदर, जैसे हम लोग हैं, हमारा इकोनॉमिकली थोड़ा हम स्टेबल हैं, कि ये लोग भी, इनको भी एजुकेशन और हेल्थ का एक्सेस हो सके, इनकी भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ सके। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया था कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के 10 साल बाद, कॉन्स्टिट्यूशन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन ऑफ मेंटेन मैंडेटेड कि 10 साल बाद, 10 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करेंगे, ये अपॉइंट करेंगे कमीशन को। जो कमीशन क्या करेगा,
रिपोर्ट देगा, एक रिव्यू करेगा कि जो फिफ्थ शेड्यूल इंप्लीमेंट किया गया है, इस फिफ्थ शेड्यूल के इंप्लीमेंट करने से कितना सुधार हुआ है इनके सामाजिक आर्थिक स्तर पर। कि मैंने बताया, अगेन याद रखिए, जो मेन डिफरेंस है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में वो यही है कि ये लोग इकोनॉमिकली और सोशली बहुत बैकवर्ड हैं, ठीक। इसलिए इनका प्रोटेक्शन किया जा रहा है अंदर फिफ्थ शेड्यूल। इनका क्यों? क्योंकि इनका कल्चर अलग है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, मेघालय, वहां पे तो वहां के लोग कल्चरली बहुत अलग हैं। ऑल्दो वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्टेबल है, मतलब ठीक है, लेकिन उनका प्रोटेक्शन इसलिए नहीं किया जा रहा है, इसलिए कहा जाता है कि उनका कल्चर बहुत यूनिक है, इसलिए उन्हें ऑटोनॉमी दी गई है ताकि कोई बाहर का आदमी आकर के उनके कल्चर को चेंज ना कर सके, इसलिए इन्हें अलग से प्रोटेक्शन दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल वालों को अलग से प्रोटेक्शन अटेंशन इसलिए दिया गया क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इसी बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल बाद जब इंप्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे कमीशन को। तो कमीशन क्या करेगा? रिपोर्ट देगा कि कैसा चल रहा है। तो इसी मैंडेट को फॉलो करते हुए, इसी ऑब्लिगेशन को प्रेसिडेंट ने क्या किया? यूएन देबर कमिटी बनाई थी 1960 में, मतलब 1950 में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, तो 60 में बनाना था, कमिटी अपॉइंट करना था, तो हम अपॉइंट किया यूएन देबर कमिटी को, जिसने क्या किया? रिपोर्ट दी इस पे कि इनका स्टेटस कैसा है, मतलब जो फिफ्थ शेड्यूल इंप्लीमेंट किया गया उस फिफ्थ शेड्यूल का कितना लाभ हुआ। फिर उसके बाद 2002 में अभी रिसेंटली दिलीप सिंह बुरिया कमिटी भी बनाई गई इसीलिए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 2 मिनट रुकते हैं। ओके, कंटिन्यू। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, अब हमने ये देख लिया कि शेड्यूल एरिया मेनली शेड्यूल एरिया में इन लोगों के लिए रखा गया है, ट्राइबल्स के लिए। तो ऐसे स्टेट्स या ऐसे स्टेट्स में जो ये 10 स्टेट्स में है, इन स्टेट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया था कि ये स्टेट शेड्यूल एरिया है, मतलब इन स्टेट्स में शेड्यूल एरिया है। तो क्या क्राइटेरिया है किसी भी स्टेट के रीजन को डिक्लेयर करना शेड्यूल्ड एरिया, एज ए शेड्यूल एरिया? तो कुछ होंगे, ऑल्दो ये याद रखिएगा इन क्राइटेरिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू किया गया है, ठीक है। तो वो क्या है? प्रिपोंडरेंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है, अगर बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है तब उस एरिया क्या कह दिया जाएगा? शेड्यूल एरिया कह दिया जाएगा। कॉम्पैक्टनेस एंड द रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया, उस एरिया में उस एरिया की साइज भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ द एरिया वही मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिकली बहुत वीक एरिया हो और ट्राइबल की पॉपुलेशन वहां उस एरिया में रह रही हो, जिसके पास हेल्थ एंड एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो उनको इस फैसिलिटी को एक्सेस कराने के लिए इस चीजों को किया जाता है। और महाराष्ट्र में आपको, आंध्र प्रदेश में जो बैकवर्ड रीजन में जाएंगे, झारखंड में, वहां आपको ये मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे ट्राइबल्स रह रही हैं जिनके पास इकोनॉमिकली वो बहुत बैकवर्ड है, अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है। और डिस्पैरिटी मतलब असमानता है इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, ठीक है। तो बताया ना, यही डिफरेंस है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में, ठीक है। अभी सिक्स शेड्यूल भी देखेंगे। फिफ्थ शेड्यूल मेनली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस पे बात करता है, इन्हीं ट्राइबल एरिया का, ट्राइबल्स में रहने वाले लोगों का, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन क्या हो? सिक्स शेड्यूल कल्चर को लेकर के करता है, अभी सिक्स शेड्यूल पे भी आएंगे। फिफ्थ शेड्यूल के कुछ प्रोविजन याद रखेगा। प्रेसिडेंट इम्पावर्ड है, मतलब प्रेसिडेंट, अब ये चीज आता है कि ये तो क्राइटेरिया हो गया, अब कौन डिक्लेयर कर सकता है फिफ्थ शेड्यूल किसी भी एरिया को एज अ फिफ्थ शेड्यूल एरिया? तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकता है एज अ शेड्यूल एरिया। द प्रेसिडेंट कैन चेंज इट्स बाउंड्री। प्रेसिडेंट शेड्यूल एरिया, मान लीजिए महाराष्ट्र में इतना एरिया शेड्यूल एरिया है,
तो प्रेसिडेंट चाहे तो इसकी बाउंड्री को बढ़ा सकता है, चाहे तो इसकी बाउंड्री को और छोटा कर सकता है, जैसे ये छोटा कर दिया। तो लेकिन उससे क्या करना पड़ेगा, कंसल्टेशन करना पड़ेगा स्टेट के गवर्नर के साथ, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नर के साथ। तो ये चीज याद रखिएगा। अब एक चीज ये भी रहती है कि भाई इन शेड्यूल एरिया में जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए झारखंड में, तो झारखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन शेड्यूल, अब ये भी चीज याद रखिएगा पूरा स्टेट ही शेड्यूल एरिया में नहीं आ जाएगा। झारखंड मान लीजिए पूरा है तो पूरा झारखंड ही शेड्यूल एरिया में नहीं आएगा। झारखंड की जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ रीजन है वो रीजन शेड्यूल एरिया के नाम से होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इन एरिया में, रीजन में एग्जीक्यूटिव जो स्टेट की पावर है उसका क्या हाल होगा, मतलब वो कैसे उसका इन्फ्लुएंस होगा, क्या स्टेट की गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगी वो यहाँ इंप्लीमेंट होगा। उस पर क्या कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि शेड्यूल एरिया में जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो एक्सटेंड करेगा, लेकिन गवर्नर की यहाँ पे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो स्टेट गवर्नर है। और सेंटर भी क्या कर सकता है, डायरेक्शन स्टेट को देगा कि इस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, गवर्नर ही क्या करेगा, इन शेड्यूल एरिया में एरिया का रिव्यू करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इनको एक फंड देना, ठीक है, ये सारी चीजों का रिपोर्ट बनाएगा, फंड का कैसे यूटिलाइजेशन का, जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन रीजन्स के लिए अलग से फंड देती है, आपको पता है ना, तो उस फंड का कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, कितना मिस यूटिलाइजेशन, उस सबकी रिपोर्ट बना के किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे उल्टा कर देगा, वो कहेगा पीएम को देते हैं। याद रखिएगा, ट्रैप नहीं, प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया। ठीक है, द स्टेट्स हैविंग द फिफ्थ शेड्यूल। अब कई लोगों के उसमें आता है कि एक चीज इसमें ये भी और है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी यहाँ पे बहुत वर्क करती है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो प्रोविजन है वो आपको यहीं पे ही मिलेगा। ठीक है, वो यहीं पे ही आपको मिलेगा। तो उस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में क्या होता है, ये एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है क्योंकि जो पूरा शेड्यूल एरिया है, मान लीजिए छोटा सा शेड्यूल एरिया है, इसमें एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी। ये काउंसिल क्या करेगी, इस काउंसिल को एडवाइस देना है वेलफेयर इन मेजर्स में, किसे, गवर्नर को। यहाँ ऐड कर लीजिएगा, गवर्नर को ये एडवाइस देगा। ठीक है, ये काउंसिल गवर्नर को एडवाइस देगी। जैसे मान लीजिए वो नहीं होती है एग्जीक्यूटिव, जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पीएम को एडवाइस देते हैं, वैसे ही यहाँ गवर्नर को एडवाइस देने के लिए ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। ठीक है, जिसमें 20 मेंबर्स होते हैं उसमें से 3 और 4, 3/4 मतलब ऑलमोस्ट जो आपके 15 होंगे वो किससे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो शेड्यूल ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते होंगे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। साथ में ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो मेनली शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करते हों। ठीक है, चलिए, पहला कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी जो गवर्नर को एडवाइस देगी वेलफेयर मेजर में, कैसे वेलफेयर काम करना है शेड्यूल एरिया में ताकि इनका लिफ्टमेंट हो सके। और इसमें कितने मेंबर होंगे, 20 मेंबर होंगे, और वो मेंबर 3/4 मेंबर किसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, शेड्यूल ट्राइब्स के, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर होंगे। ठीक है, तो वो उनके मेंबर होंगे। तो कहीं ना कहीं बैक एंड से लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ रही है। रिमेंबर, इस चीज को रिमेंबर कर रखना है कि जिन भी स्टेट में शेड्यूल ट्राइब्स है लेकिन वो शेड्यूल एरिया नहीं डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है, वहां भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो सकती है। मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ पे दिया गया था ना, कौन से स्टेट में नहीं है, जम्मू कश्मीर में ट्राइब्स हैं, उत्तर प्रदेश में ट्राइब्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ये शेड्यूल एरिया नहीं है यहाँ पर। तो इन एरिया में जहाँ पे शेड्यूल एरिया नहीं है लेकिन फिर भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो यहाँ पे भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो सकती है अगर प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर दे। ठीक है, उस केस में गवर्नर की पावर बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, जब गवर्नर पढ़ेंगे तो इस पे और डिटेल में बात करेंगे। गवर्नर का क्या है, गवर्नर डायरेक्ट करता है इफ एनी सेंट्रल और स्टेट लॉ इज अप्लीकेबल। मतलब अब एक चीज ये भी आता है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन का तो हमने देख लिया कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव एक्शन कि भाई जो कहते हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सटेंड करेगी, मतलब जो शेड्यूल एरिया है वहां पे एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट गवर्नमेंट की जाएगी, वहां उसका इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन गवर्नर जैसा कहेगा वैसा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी और सेंटर भी उसको डायरेक्शन दे सकता है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव के साथ साथ अब लेजिस्लेचर की बात हो रही है कि भाई पार्लियामेंट का लॉ और स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ यहाँ अप्लाई होगा कि नहीं होगा, सेंट्रल एंड स्टेट लॉ एप्लीकेबल,
शेड्यूल एरिया कि नहीं, तो ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा, और होगा तो विथ मॉडिफिकेशन होगा, ये गवर्नर डिसाइड करेगा। मतलब गवर्नर जैसा कहेगा वैसे ही लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा इन एरिया में, शेड्यूल एरिया में। ऑल्सो गवर्नर हैज अ पावर, गवर्नर के पास पावर है कि वो रेगुलेशन बना सकता है। इसके लिए पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द शेड्यूल एरिया आफ्टर द कंसल्टिंग द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो गवर्नर चाहे तो लॉ रूल्स भी बना सकता है शेड्यूल एरिया का गवर्नर। मतलब झारखंड का या एमपी का जो गवर्नर हैं, जिन भी 10 एरिया में शेड्यूल एरिया हैं, वहां का जो गवर्नर है उनके पास ये पावर है कि शेड्यूल एरियाज के लिए वो रेगुलेशन बना सकते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब 6 शेड्यूल की बात आ रही है। 5th शेड्यूल के बाद 6th शेड्यूल भी आता है। मैंने आपको बताया था कि 6th शेड्यूल मेनली ट्राइबल कल्चर और उनके जो प्रॉस्पेरिटी होती है कल्चर, उसको सेव करने के लिए ही होता है। ठीक है, मेनली पर्पज उसका वही होता है। ठीक है, 5th शेड्यूल जो है मेनली वो इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट, ताकि उनके पास हेल्थ, जो ट्राइबल एरिया में दोनों जगह ही ट्राइबल्स मिलेंगे आपको। लेकिन जो 6th शेड्यूल का जो प्रोविजन है वो मेनली लेके चलता है कि ट्राइबल कल्चर और इन चीजों को प्रोटेक्ट करना। यहाँ प्योरली अटेंशन है ट्राइबल कल्चर के साथ साथ उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट ही लेके चलना है। ठीक है, ये मैं लगातार आपको डिफरेंस बताता आया हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 6th शेड्यूल में यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अभी आपने देखा होगा कि लद्दाख में जो ये सोनम वांगचुक हैं, इनको नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है, एनएसए है, उसके अंतर्गत इन्हें रिटेन कर लिया गया है। और लगातार इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी किया है और डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, साथ में 6th शेड्यूल का में शामिल किया जाए। और 6th शेड्यूल अभी प्रेजेंटली केवल 4 स्टेट्स के पास हैं, जिनका निमोनिक्स है AMTM, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो इन 4 स्टेट्स में है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो अब लद्दाख भी कह रहा है हमें भी ये चाहिए। तो ऐसा क्यों चाहिए, 6th शेड्यूल में ऐसा क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे मेन प्रोविजन, इसका मेन पर्पस यही है कि आपके कल्चर, जो रीजन होगा ना, जिस रीजन को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, उस रीजन का जो कल्चर होगा ना, जो अदर अदर जो कल्चर से रिलेटेड चीजें होंगी ना, उसका जो गवर्न करने वाला चीज है ना, उसका जो जो नॉन ट्राइबल लोग आते हैं, वो आपके कल्चर को आके चेंज करने की जो पावर होती है ना, वो पावर सीधा सीधा लोकल्स के पास आ जाती है। मतलब लोकल्स डिसाइड करेंगे कि जो बाहरी हमारे कल्चर को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कितना चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी पावर लोकल्स के पास होगी। तो वो एक ऑटोनोमस काउंसिल बना दी जाएगी, और वो ऑटोनोमस काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो सकती है और रीजनल काउंसिल, दोनों बनेंगी। ठीक है, यही काउंसिल ही क्या करेगी, लॉ को बनाएगी लोकल लेवल पे, जिन लॉ से कल्चर को प्रोटेक्शन होगा, रूल्स बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी और एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेगी, अदर चीजें भी करेगी, और जजमेंट भी यही करेगी। तो लोकली रीजन पे लोकल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल ही क्या करेंगी, तरफ करेंगी। तो लद्दाख चाह रहा है कि उसका जो हेरिटेज है, कल्चर है, वो प्रोटेक्ट हो। और वो शेड्यूल 6th शेड्यूल से ही हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ही देना नहीं चाहती है। 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फॉर लद्दाख इंपॉर्टेंट है, क्यों, इट एम टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी, और ज्यादा ऑटोनॉमी। मैंने बताया ना ऑटोनॉमी क्या, कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कल को अलो नहीं करेगी बिजनेसमैन को कि आप इस एरिया में जाइए और यहाँ पे जा करके अपना बिजनेस शुरू करिए, एक्सप्लॉइटेशन शुरू कीजिए, मतलब एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज शुरू कीजिए। और उस एक्सप्लॉइटेशन से क्या होगा कि लोग, जो वहाँ का कल्चर है, वो कल्चर थोड़ा सा हार्म होने लगेगा। तो इन सब चीजों से रोक हो जाती है। लद्दाख यही चाहता है, ऑटोनॉमी मिलती है, प्रोटेक्ट करता है कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द रीजन। ठीक है, जो उनका लोकल लेवल पे जो उनका एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी है, वो उन्हीं के पास ही प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, वो जैसे अपनी एंशिएंट टाइम पे अपनी लाइफस्टाइल जी रहे थे, वो वैसे लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। ठीक है, 6th शेड्यूल में क्या है, 6th शेड्यूल प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया अंडर द आर्टिकल 244 एंड 275, याद रखेगा। 6th शेड्यूल का और क्या है, 6th शेड्यूल 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, रैशनैलिटी क्या है बिहाइंड, मतलब इसे लाने के इस अरेंजमेंट को, कि प्रोटेक्ट करना कल्चरल कस्टम सिविलाइजेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ हु स्टिल नॉट, तो अभी भी मैंने आपको बताया था ना, एसिमिलेट नहीं हुए हैं मेजोरिटी ऑफ द कल्चर स्टीम्स से, जो मेजोरिटी कल्चर है उससे नहीं हुए। तो याद रखिएगा कि 6th शेड्यूल, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो 5th शेड्यूल है वो
इन्हीं ट्राइबल्स की, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन मिलती है उन 10 स्टेट्स में, उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करता है। ठीक, कल्चर के साथ साथ ये प्योरली कल्चर और उनके इंटरेस्ट को सर्व करने की बात करता है, साथ में लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी बात करता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, किन किन स्टेट्स में ये डिफरेंस, 6 शेड्यूल किस स्टेट्स में, 5th शेड्यूल किस स्टेट्स में, वहां गवर्नर कितनी पावर है, यहाँ गवर्नर कितनी पावर है, यहाँ प्रेसिडेंट कितनी पावर है, यहाँ प्रेसिडेंट कितनी पावर, वहां कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे 5th शेड्यूल में टीएससी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यहाँ आपको मिलेगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स, भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये कुछ डिफरेंस हैं, बेसिक बेसिक डिफरेंस हैं जो आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर आप कंपेरेटिवली इनको रीड करेंगे। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा आप इन्हें कंपेरेटिवली रीड जरूर कीजिएगा, तभी ये और क्लियरली आपको रिवाइज हो पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया है, मैप लगा दिया किन किन एरिया में है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और मेघालय में है तो किस रीजन में है, तो खासी और डिस्ट्रिक्ट में है, और जयंतिया और गारो, खासी, जयंतिया, इन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए। मिजोरम में कहाँ है, चकमा और लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चकमा रीजन में और लाई रीजन में। असम में कहाँ है, असम में डीमो हासो रीजन में, कार्बी रीजन में है, बोडोलैंड में है। ठीक है, और त्रिपुरा में कहाँ है, त्रिपुरा ट्राइबल रीजन में है, तो ये ऑटोनोमस रीजन है। तो ये जहां जहां पे मान लीजिए पूरे मेघालय में नहीं होगा, मेघालय में एक छोटा सा रीजन होगा जहां पे ट्राइबल्स एरिया बहुत ज्यादा होंगे, तो उस रीजन को क्या कहा जाएगा, डू उस रीजन को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया जाएगा। और वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही क्या करेगी, वहां के लोकल एरिया के लिए लॉ बनाएगी और अदर चीजें करेगी। ठीक है, अब देखिए फीचर ऑफ द, देखते हैं फीचर ऑफ द एडमिशन अंडर द 6th शेड्यूल क्या है। गवर्नर ऑर्गेनाइज करता है, रियोर्गनाइज कर सकता है, क्या कर सकता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मतलब पूरे, मैंने बताया आपको कि जैसे मान लीजिए पूरे स्टेट्स है, तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, वहीं पे उनका कल्चर बहुत अच्छा होगा। कल्चर, क्योंकि बहुत सा रीजन तो स्टेट्स का जो है एसिमिलेट हो चुका है, लेकिन कुछ रीजन में ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है जिसके कल्चर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट में वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी जाएगी, वही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, और जिसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं उसे। ठीक है, इसमें 30 मेंबर होंगे, जिसमें 26 इलेक्ट किए जाएंगे 5 साल के लिए, और 4 गवर्नर नॉमिनेट करेगा, जो ऑफिस होल्ड करेंगे प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जो गवर्नर के थ्रू नॉमिनेट करेंगे वो गवर्नर के प्लेजर पे ऑफिस को होल्ड करेंगे। एंड ईच ऑटोनोमस रीजन हैज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल, जो रीजन है उसकी सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट फॉल अंडर द स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में आएंगे। अब ये फंक्शन आप ये देख लीजिए, इसके फंक्शन क्या क्या है। तो लेजिस्लेटिव पावर, मतलब मैंने बताया ना कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल है, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल है, ये सभी इनके पास, जैसे पार्लियामेंट ने पूरे कंट्री के लिए, पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है ना, और उसके लॉ को कोई कुछ कर नहीं सकता, वैसे ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी लॉ बना सकती हैं। किस भी रीजन्स पे, रोड ब्रिजेस के लिए, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के, एनिमल हस्बेंड्री, इनको रीड कर लीजिएगा किस किस चीजें में कर सकती हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो लॉ ये बनाएंगे, ये लॉ को रिक्वायर होगा असेंट ऑफ द गवर्नर, मतलब इन लॉज के लिए गवर्नर की असेंट बहुत जरूरी है। जैसे स्टेट के लिए, स्टेट बिल पे, स्टेट लॉज पे गवर्नर की असेंट जरूरी है, और पार्लियामेंट के लॉज पे प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी है, वैसे ही इनके लॉ पे गवर्नर की असेंट जरूरी है। तो ये लॉ बना सकते हैं अपने लोकल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे रिलेटेड करने के लिए ये सारे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इन्हें इन सब में गवर्नर की असेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखिए फूड कंट्रोल कर सकते हैं, माइनर इरिगेशन, एलिनेशन ऑफ द लैंड, मतलब मान लीजिए कोई ट्राइबल के लैंड से, ट्राइबल पर्सन के लैंड को एक्वायर कर ले रहा है, एलिनेट कर ले रहा है, तो उसको उसने एलिनेट कैसे करते, उससे उस एलिनेशन को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए लॉ बना सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज ये भी याद रखिए, जो हमने, जैसे हमने वहां पे 5th शेड्यूल में देखा था कि 5th शेड्यूल एरिया में कोई सेंटर का या स्टेट का लॉ अप्लीकेबल होगा, तो कैसे अप्लीकेबल होगा वो गवर्नर डिसाइड करेगा। ठीक है, और ऐसे ही 6th शेड्यूल में भी है कि असम के इंटरेस्ट में, मतलब असम के केस में, क्योंकि AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो असम का जो एरिया है ना, यहाँ पे असम एरिया में जो आपके जो ट्राइबल्स एरिया हैं, असम में कौन कौन से ट्राइबल एरिया हैं, असम में है दीमा, हासो,
कार्बी अलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो असम में जो लॉ कोई अप्लाई होगा कि नहीं होगा, सेंटर या स्टेट का लॉ अप्लाई होगा नहीं होगा, कैसे होगा, तो वो वहां का गवर्नर डिसाइड करेगा, कैसे वो डायरेक्ट करेगा वैसे होगा। लेकिन केस ऑफ द अदर 3 स्टेट्स, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहाँ पे प्रेसिडेंट जैसा डायरेक्ट करेगा वैसा होगा। ठीक, प्रेसिडेंट कहेगा कि इस तरीके से होगा, तो लॉ स्टेट एंड पार्लियामेंट का लॉ ऐसे डायरेक्ट मतलब ऐसे अप्लाई होगा, तो वो वैसे ही अप्लाई होगा। तो मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के केस में प्रेसिडेंट डायरेक्ट करेगा कि कैसे लॉ अप्लाई होगा सेंटर एंड स्टेट का, और असम के केस में गवर्नर डिसाइड करेगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट कि अप्लाई होगा कि नहीं होगा ऑटोनोमस रीजन में, और अप्लाई होगा तो फिर मॉडिफिकेशन होगा या एक्सेप्शन के थ्रू होगा। फर्दर बोडोलैंड में, और जो बोडोलैंड की टेरिटोरियल काउंसिल है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, ये रीड कर लीजिएगा। ठीक है, दे आर एम्पावर्ड टू असेस एंड कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, लैंड के मतलब टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं और स्पेसिफाइड टैक्स लागू कर सकते हैं, और लाइसेंस और इन सब चीजों को इशू कर सकते हैं मिनरल्स को निकालने के लिए। मान लीजिए उनके रीजन में, उनका जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रीजन है, यहाँ पे मान लीजिए बॉक्साइड मिलता है। इस रीजन से अगर आपको बॉक्साइड निकालना है तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये लाइसेंस इशू करने की भी पावर इनके पास है, तो बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है। तो बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है, इसीलिए तो लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको हमारे रीजन में इन सब चीजों को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे मिनरल्स हैं, और अब गवर्नमेंट अगर 6 शेड्यूल नहीं होगा तो वहां पे घुस करके डायरेक्टली ऐसे ही वहां पे वहां के रिसोर्सों को एक्वायर करना शुरू कर देगी, एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देगी। तो वहां के लोग यही नहीं चाह रहे हैं कि हमारी एक ऑटोनोमस काउंसिल हो जो खुद रेगुलेट करे चीजों को, हम जिसे अलो करेंगे वो उसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करेगा रिसोर्सेस का, और हमारे कल्चर को प्रोटेक्शन भी उसी तरीके से होगा जैसा हम चाहेंगे। ठीक है, तो इन चीजों के लिए क्या किया जा रहा है, इन्हीं चीजों के लिए ये चीजें हो रही हैं। अब जुडिशियल पावर का क्या है, किसी शेड्यूल में कैसे है, तो इट कैन एग्जीक्यूट द विलेज एंड द काउंसिल कोर्ट, मतलब ये चाहे तो ये कोर्ट्स भी बना सकते हैं, और वो कोर्ट्स का कितना जुडिशन होगा, ये हाई कोर्ट के सूट्स होगा नहीं, ये सब गवर्नर डिसाइड करेगा। ठीक है, अब प्रियम्बल इसमें आया नहीं क्या, रह गया है। चलिए प्रियम्बल नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछेगा, प्रियम्बल नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, इसमें नोट्स आया नहीं है। जय हिंद, थैंक यू फॉर लास्ट तक सुनने के लिए।